हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट जो है आज 4 है। आपको तो पता है ना कि आज हम लोग किसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। एसएससी जो बिहार एसएससी है, जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और दोस्त, प्रैक्टिस सेट लगाने का फायदा क्या होता है ना, मैं आपको आप 1 मिनट अगर टाइम दोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक बड़े सभा में एक बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर एक आदमी था। उसने क्या किया ना कि एक नींबू को लिया और उसने उस नींबू को पूरा निचोड़ दिया, पूरा निचोड़ कर सारे रस निकाल दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस नींबू में से कोई भी अगर एक बूंद भी अगर इसमें से रस निकाल देगा तो मैं उसे 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। सारे ने कोशिश की, किसी से भी एक बूंद उसमें से रस नहीं निकला। बस एक व्यक्ति ने, उसमें बहुत पतला दुबला सा था, वो आया और उसमें से नींबू को उठाया और उसको दबाया और उसमें से 4 बूंद उसमें से निकाल दिया रस। सारे देख करके हाइप हो गए कि अरे, इस पतले से व्यक्ति ने इसमें से 4 बूंद कैसे रस निकाल दिया। तो बाद में पता चला क्या कि वह जो व्यक्ति है वो चना बेचता है रोज, भूजा बेचता है रोज, और प्रत्येक डे वो नींबू में से रस निकालता है। दोस्त, इस कहानी से आपको यह सीख मिलता है कि प्रैक्टिस सीट लगाने से जहां से रस नहीं निकलेगा ना, सारे हार जाएंगे, आप वहां से निकाल दोगे। तो दोस्त, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर डे रोज शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूले। दोस्त, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र भारत में स्थित है। विश्व में पूरा जो क्षेत्रफल है जिसपे सारे देश निवास करती है, वो मान लीजिए 100% है। ठीक है, 100% है। 100% में से कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है हमारे इंडिया में है, जो हमारे देश का क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है। दोस्त, इसका जो आपका आंसर होगा क्या होगा बताइए। और हाँ, आप ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो एक पेन और पेज लेकर के बैठिए और आप देखिए क्या है। आप लिखिए 1 और 1 का आंसर आपने इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा देना चाहते हैं। अगर आप इसका आंसर बी दे रहे हैं तो आप यहां पे बी लिखिए। फिर उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपने बिल्कुल सही सोचा, अगर बी आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 2.42% क्षेत्रफल हमारे भारत में स्थित है संपूर्ण विश्व का। आई बात समझ में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि जनगणना में भारत में जनगणना की अवधि है। देखिए, हमारे देश में जो जनगणना की अवधि जो चलती है ना, प्रत्येक 10 वर्ष पे हमारे देश में जनगणना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक 10 वर्ष, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 2 का ए नंबर आंसर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए, ये पुराना आंकड़ा दे रखा है, बट इसमें से अब जो नया करेंट में आपसे पूछेगा कि भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, हालांकि पुराने आंकड़े के अनुसार आंसर ए होगा 121.08 करोड़ है। मगर अब जो नया आंकड़ा, अगर करेंट अफेयर आप पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, तो आप उसमें मिलेगा आपको कि भारत में कुल जो जनसंख्या है 142 करोड़ और क्या है, 86 लाख है। 86 लाख, 142 करोड़ 86 लाख जो है अभी हमारे देश में जनसंख्या है। अब क्या है ना कि अगला जो आंकड़ा आएगा ना, तो उसमें हम लोग चीन को भी पछाड़ देंगे। ये पूरा विश्वास है कि भारत विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से पहला देश बनेगा। आया बात समझ में। तो आप ये इस पे थोड़ा ध्यान दे करके आप इसको आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये मिल जाए ना तो आंसर यहीं आपको देना होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति 4 आपके पास ऑप्शन है, आप चारों में से किसी योग के आंसर देना होगा। अगर 4 आप लिखिए, 4 का इसमें से कौन सा आंसर दे रहे हैं वो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है आपका गोंड। गोंड जो है ना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आप देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या, मान लीजिए कुल जो जनसंख्या है 100% है। अब 100% में से कितना प्रतिशत जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है, तो वो करती है 17.5% जो है ना जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है।
आई बात समझ में? आपको देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फायदा है कि क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने तो उसका आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं ये आपको पता चलेगा। और अंत में आप टोटल इसमें हम 42 क्वेश्चन कराने वाले हैं और अंत में आपको ये डिसाइड में हमने कितने प्रश्नों का उत्तर हमने सही दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे को तो क्या है ना कि 32,87,000 याद ही है। सो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 6 का ये होना चाहिए ना, नहीं सॉरी दोस्त, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका होगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दक्षिणी छोर को, देखिए दक्षिणी छोर क्या है आप एक मिनट समझ लीजिए। यहां पे ये हमारा एक भारत का हम चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भारत, ये ऐसे हमारे भारत का जो भी है हमारा मानचित्र यहाँ पे बनेगा ऐसे। देखिए ये ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे करके यहाँ ऐसे निकल जाएगा, माने ऐसे करके। देखिए तो ये जो है ना, ये नीचे अर्थात आप यहाँ पे समझिए ये आपका दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो पूछ रहा है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, यानी इस छोर को, यानी इस नीचे वाले छोर को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनना होगा। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है। क्या भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हमारे भारत में जो भी स्थलीय सीमा है ना, जो अन्य हमारे देश से, जो हमारा देश अन्य देश के साथ जो स्थल सीमा करता है, यानी सीमा जो बनाता है, वो उसकी लंबाई पूछ रहा है कि हमारे भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है ना, 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। ध्यान रहे निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको वही आंसर देना होगा जो आपको पता है। सो दोस्त देखिए इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर जो मतलब इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर इसका आंसर होगा। कह रहा है कि मतलब भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब समुद्र तट से, वो तो स्थल से था 15,200 किलोमीटर, मगर अब पूछ रहा है कि समुद्र तट से जो अन्य देश के साथ हमारी सीमा जो साझा करता है हमारा देश, उसकी लंबाई कितनी है? तो बताइए उसका जो लंबाई है ना, उसका लंबाई आपका 7500 मतलब 7,000 यानी बोले तो 7516.5 किलोमीटर ये आपका लंबाई आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा अर्थात सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? सो इसका देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्थलीय सीमा की लंबाई है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा होगा ये आपको चुनना है। सो इसका आंसर क्या होगा? 6100 किलोमीटर। आई बात समझ में? क्या 6100 किलोमीटर है? तो भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक को आंसर देना होगा। ध्यान रहे निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिर्जापुर। इसका आंसर क्या होगा? मिर्जापुर इसका आंसर होगा। ध्यान रहे ये हमने प्रैक्टिस सेट लगाया है, सो इसमें आंसर गलत हो गया था। सो इसका आंसर नहीं, इसका आंसर क्या होगा? मिर्जापुर होगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए सूर्य में जो ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन के कारण होता है, तो इसके ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन ही होगा इसका आंसर। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपे तो इसका आंसर ठोक दीजिएगा क्या? नाभिकीय संलयन। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की कितनी संख्या है? हमारे भारत में कुल कितने राज्य? देखिए पहले 29 राज्य थे, क्या पहले 28 राज्य था, बाद में तेलंगाना एक नया राज्य बना 14 में, तो तब 29 राज्य हो गए।
ठीक है, मगर फिर एक राज्य को हटा करके क्या किया है, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। हमारे भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 है, याद रखिएगा, ना कि 29 को टिक कीजिएगा। ठीक है, एक हट करके केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो गया है। अब क्या हो गया है ना, हमारे भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, तो अब हो गए हैं 8 हो गए हैं। याद रखिएगा बात को। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संगठन क्या है, संगठक क्या है, सूर्य का मतलब मुख्य संगठक क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन में इसका होगा, सूर्य का मुख्य संगठक क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, नाइट्रोजन और आर्गन है, सी नंबर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और डी नंबर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। चारों ऑप्शन में से किसी एक को ही आपको चुनना होगा। इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम सूर्य में ऊर्जा का घटक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए क्या होगा इसका आंसर, आप सोचिए, 8 समुद्र मील या 12 समुद्र मील या 16 समुद्र मील। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 12 समुद्र मील होगा। मैंने इसको टिक लगा दिया था मगर मेरा आंसर गलत हो गया था। इसका आंसर क्या होगा, 12 समुद्र मील। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, गु रा म छ प त्रि मी, गु रा झ प गुरा झ प त्रि मी, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 6 ही हुआ, दो राज्य में भूल रहा हूं दोस्त। मतलब मैंने याद किया था गुरा झप त्रिमी, गुरा झप त्रिमी, आप याद रखिएगा, सब राज्य का पहला पहला लेटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला जो क्वेश्चन है, करे कि सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा। ध्यान रहे निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 नंबर का। अरे दोस्त यार बता दो इसका आंसर क्या होगा। भाई साहब इसका आंसर होगा 5 राज्यों से सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है भारत से होकर गुजरती है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रदीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, क्या प्रकाश मंडल, या बी नंबर प्रकाश मंडल, या वर्ण मंडल, या सी नंबर स्थल मंडल, या कोरोना। तो 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा प्रकाश मंडल इसका आंसर होगा। आया बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है आपको बताना होगा। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, मंगल है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, मंगल है। आप इसका आंसर मंगल ही होगा। आप एक बात बताइए, सूर्य क्या है, सूर्य एक ग्रह है या तारा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सूर्य सॉरी दोस्त, ग्रह है या तारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर क्या है, हिमालय को, बी नंबर अरावली को, सी नंबर एंडीज पर्वतमाला को, या डी नंबर एटलस पर्वत को। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोकना होगा। याद रहे निगेटिव मार्किंग भी है। हालांकि जो इसका आंसर होगा क्या होगा, अरावली पर्वत को सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं दोस्त अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक लगना है। देखिए क्या है, ए नंबर में हिंदकुश पर्वतमाला, बी नंबर में अरावली है, सी नंबर में हिमालय है, और डी नंबर में नीलगिरी पर्वतमाला है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना होगा। इसका आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा, हिमालय को। क्या होगा दोस्त, हिमालय को सबसे नवीन पर्वतमाला माना जाता है। आई बात समझ में। ये देखिए इसका डी नंबर आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि
क्या है ना कि मैंने जो क्वेश्चन ये टिक किया है कि मैंने 21 था तो मैंने इसको टिक करके ऐसा इतना बड़ा टिक मार दिया कि जाकर अगला का डी नंबर में सट गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान इसमें मत दीजिए कि ये टिक लग गया है तो ये गलत है, नहीं, मैंने इसको आंसर सही बताया था। मैंने खुद प्रैक्टिस सेट लगाया तो मैंने इसका आंसर सही बताया तो मैंने इसको टिक लगा दिया कि मैंने 21 का आंसर क्या लगाया, मैंने सही किया है। तो मैं इस वजह से यहाँ पे जैसे मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा 22 नंबर, तो 22 नंबर को मैंने इतना बड़ा टिक मार दिया ना कि इसको मैं डी में आकर सट गया। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा कि कहीं गलत तो नहीं बता रहा है ना, ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, हिमालय होगा। बात आई समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है। भारत के किस राज्य का, हमारे पास टोटल हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से किस राज्य का जो वर्तमान प्राचीन नाम है नेफा है। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को आंसर देना होगा। ध्यान रहे कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी पूछता है। रिस्क तभी लेना होगा जब आपको 50-50% चांस हो। सो मैंने इसका तो आंसर सही बता दिया है। क्या आपने इसका आंसर सही बता पाएंगे? देखिए क्या होगा इसका आंसर, 22 का जो आपका आंसर होगा डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन जो नाम है नेफा है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासन काल में किस वर्ष शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में 2 आंसर आपको मिल रहा है कि भारत में प्रथम जो जनगणना की शुरुआत हुई थी किसके शासनकाल में शुरुआत हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसका आंसर आपको देना होगा। सो इसका जो आंसर होगा बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत प्रथम बार हमारे देश में हुई थी। मैंने बार बार वही बताया कि यहां पे था 24 नंबर क्वेश्चन, जैसे यहां पे 24 नंबर है, मैंने 24 नंबर का सही बार मार दिया तो मारा ऐसे, भाई मारा तो ऐसे सी में आकर सट गया। ठीक है, इसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा 1872 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है। तो देखिए सबसे गर्म और चमकीला जो ग्रह है ना ये है, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है हमारे मतलब सौर मंडल में। क्या सौर मंडल में सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन है हमारे सौर मंडल में। सो इसका आंसर क्या होगा, शनि होगा। शनि सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह देखिए कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए क्या है ना, यहां सूर्य है तो सूर्य है, इसके निकट क्या आएगा, पहले बुध आएगा, बुध शुक्र कैसे हमारा सीरियल भी भुला गया यार, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि। मेचा से दोस्त मैंने अभी दिमाग में से उतर गया, अभी फर्स्ट बार मैंने बोला था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ऐसे होता है। सो सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही टिक करना होगा। देखिए सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है ना हमारा बृहस्पति है, सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास है। आई बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास होगा, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासन काल में शुरू हुई थी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना, नियमित यानी हर एक 10 वर्ष पर अब जनगणना होगा, तो भारत की प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई, तो किसके शासन काल में हुई, ये इसका आंसर आपको देना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में लॉर्ड रिपन है, बी नंबर में लॉर्ड मेयो है, सी नंबर में लॉर्ड डलहौजी है और डी नंबर में लॉर्ड रिपन है। ये लॉर्ड लिटन है। सो 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही आंसर देना होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी से नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। आई बात समझ में। अगला जो है आपके पास क्वेश्चन है 28 नंबर, करे कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, और क्या था ना एसएससी जीडी के एग्जाम में मेरे को जब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो इसमें ये क्वेश्चन मिला था। सो देखिए, और बीपीएससी जो बीएसएससी का जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। सो इसका आंसर होगा बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है स्थित है। आई बात समझ में। बृहस्पति क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है, तो बृहस्पति एवं मंगल के बीच में स्थित है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है करके सी ऑफ
ट्रांसक्यूलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी कहां पर स्थित है बताइए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांक्यूलिटी स्थित है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, बिना उपग्रह, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी उसके पास कोई उपग्रह है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए नंबर होगा, बी नंबर नहीं, सी नंबर नहीं, डी नंबर। तो होगा क्या? इसका आंसर होगा ए नंबर, शुक्र और बुध, यानी बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? सो इसका आंसर क्या होगा? शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, गैनीमेड जो है ना, सबसे बड़ा उपग्रह है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जनगणना का महाविभाजन किस वर्ष माना जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, यानी कब माना जाता है? जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब माना जाता है? 4 ऑप्शन में, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा मित्र, इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है। क्या? 1981 बोले थे ना, नहीं, 1921 ईस्वी में जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है। आई बात समझ में। क्या? फिर से एक बार बोलिए, जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है 1921 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। क्या? सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है बताइए? बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है या शनि है? क्या है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और बृहस्पति के ही पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। बात आई समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना होगा इसका आंसर। हालांकि इसका आंसर होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह बिहार एसएससी में नहीं, ये दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा था, जब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो उसमें पेपर में मैंने देखा था कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। आई बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन है, कह कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला जो ग्रह है ना, वो हमारे पास 2 ग्रह है, अरुण एवं शुक्र। अरुण और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही टिक लगाना होगा। हालांकि इसकी जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा 36,000 किलोमीटर होगा। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? जैसे ये पृथ्वी है ना, अब पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह जो हमें कोई भी उपग्रह, हम अब क्या है ना, कोई भी उपग्रह अपने सैटेलाइट उपग्रह भेजे हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी या अंतरिक्ष में कोई भी जानकारी जुटाने के लिए, तो इसकी जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है। बात आई समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पृथ्वी। ये तो जाहिर सी बात है, तो आप भी बता सकते थे। चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह है? तो पृथ्वी का है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि भारत का कुल लिंगानुपात प्रतिशत प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। बात आई समझ में। अगला चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है कि 1 समुद्री मील बराबर होता है। सो 1 समुद्री मील बराबर होता है क्या? 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। क्या? 1.852
1.52 किलोमीटर जो होता है एक समुद्री मील बराबर इतना होता है। सो दोस्त आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि हम पर डे हर रोज शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। सो दोस्त अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो प्लीज हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।